नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ एक बार हम फिर से हो गए हैं हाजिर। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। हर रोज नए कलेवर, नए फ्लेवर के साथ खबरों का हम यहाँ करेंगे पोस्टमार्टम। आपके जिले, आपके शहर और आपके प्रदेश की यहाँ पर बात होगी। अखंड भारत में देखिए संपूर्ण भारत की खबरें। तो चलिए खबरों के सिलसिले की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में संपूर्ण भारत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब, भारत स्किल कैपिटल, दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी याचिकाएं, कहा कमेटी के गठन को नहीं दे सकते चुनौती, कमेटी का गठन करना राज्य का अधिकार। मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में फिर से चढ़ा पारा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप, आप कार्यकर्ताओं ने की मारपीट, आपका आरोप बीजेपी ने चुनाव में की गड़बड़ी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली धमकी, सिख फॉर जस्टिस ने दी सीएम सुक्खू को धमकी, खालिस्तानी आतंकी गुरप्पंत सिंह पन्नू ने धमकी दी। छेड़खानी के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के वकील का बयान, कहा संदीप पर जो धाराएं लगी उनमें जांच के बाद ही हो सकती है गिरफ्तारी। कल संदीप सिंह ने एसआईटी से 7 घंटे पूछताछ की गई। जोशीमठ मामले में जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई ने कहा पहले मामला मेंशन लिस्ट में दर्ज करवाएं, कल दोबारा मामला रखने को कहा, शंकराचार्य ने दायर की थी याचिका। जबरन धर्मांतरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मामले का राजनीतिकरण करने पर लगाई फटकार, कहा जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली के कंजावला कांड के 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तुनिशा मौत मामले में आरोपी शिजान की जमानत अर्जी पर 11 जनवरी को सुनवाई, कोर्ट में शिजान ने कहा धर्म की वजह से मेरी गिरफ्तारी। असम के करीमगंज में 16 साल के शंभू कैरी की हत्या से हड़कंप, बजरंग दल के प्रशिक्षण केंद्र से लौट रहा था युवक, आक्रोशित बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने अनमोल हक को किया गिरफ्तार। पंजाब के मोहाली में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 16 तस्कर गिरफ्तार। और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कमान संभाल ली है। मोदी सरकार की नजर जोशीमठ पर है। पीएमओ में इसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें जोशीमठ को लेकर के कई फैसले दिए गए। केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट की टीम गठित कर दी है, तो राज्य सरकार के अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए। आज जोशीमठ के प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया गया। जोशीमठ धंस रहा है, 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं। धार्मिक नगरी का दर्द पूरे देश को छलनी कर रहा है। लोग बेबस हैं, अपना स्थायी आशियाना छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर रहने को मजबूर हैं। परेशान लोगों को अब उम्मीद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पीएम मोदी भी लोगों की आस पर खड़ा उतरना चाहते हैं। यही वजह है कि जमीन धंसने और दरार पड़ने पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जोशीमठ को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही। जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने हाई लेवल मीटिंग की, हालात की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मौजूद रहे। केंद्र ने गठित की एक्सपर्ट की टीम, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान की तैयारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जोशीमठ पहुंची। सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट और एनडीएमए भी जुटी। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर एनडीएमए के अधिकारियों और बॉर्डर सचिव ने हवाई सर्वेक्षण किया। एनडीएमए की टीम जोशीमठ के जमीनी हालात का भी जायजा ले रही है। वहीं क्या कुछ कवायद जोशीमठ में चल रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अक्षर राय ने। जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई है, एनडीएमए की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुआयना कर रही हैं। एनडीएमए के सदस्य पहुँचे हैं और हवाई सर्वेक्षण चल रहा है।
कुछ देर में जमीन स्तर पर जाकर के जमीनी धरातल पर जाकर के 0 पॉइंट पर जाकर के ये पूरा मुआयना करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। अब जब केंद्र सरकार एक्शन में है तो सीएम धामी समेत प्रदेश के अधिकारी भी दौरा कर रहे हैं। जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है, जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में और नियर बाय एरियाज में अभी सभी निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक हमने अभी रोक लगा रखी है। पूरा शहर सहमा हुआ है। वही स्पेशल टीम पूरे मामले का जायजा ले रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखना है, जिसको लेकर प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार फुल एक्शन मोड में है, लेकिन हालात काफी भयावह है। ऐसा नहीं है कि केवल जोशीमठ में ही हालत गंभीर है, बल्कि 4 और जिले हैं जहां का दर्द जोशीमठ जैसा ही है। आपको वो अब 4 जिले और उन जिलों के गांवों के बारे में जानकारी देते हैं। चमोली का गोचर, रानू, इसके साथ ही तिवाड़ पनाई, ये वो एरिया है जहां मामला बिल्कुल जोशीमठ जैसा है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, नरकोटा, घोलीर, खाखरा, सुमेरपुर और नगरासू, ये भी रुद्रप्रयाग के वो इलाके हैं, वो गांव हैं जहां हालात जोशीमठ जैसे हैं। इसके साथ ही टिहरी की बात करें तो 82, अटाली, कोंडियाला, मलेथा, रानीघाट, देवली, नेथाना, ये तमाम इलाके जहां हालात बेहद गंभीर हैं। यहां भी क्रैक जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जोशीमठ जैसे हालात है। तो ये अलग अलग जगह, साथ ही पौड़ी की बात करें तो श्रीनगर, स्वीत, श्रीकोट, गंगनाली, ढुंडरीपंत और ढामक, ये गांव ऐसे हैं जहां हालात बेहद खराब है। यहां भी हालात बिल्कुल जोशीमठ जैसे हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं वो वजह जिसने उत्तराखंड की चिंता और बढ़ा दी है। ऋषिकेश से दरअसल कर्णप्रयाग तक एक रेल प्रोजेक्ट बन रहा है। 4 जिलों में बन रहा है 125 किलोमीटर का रेल प्रोजेक्ट। देवप्रयाग से जनासू तक 14.8 किलोमीटर एक लंबी सुरंग बनाई गई है। टनल में बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। बाकी की 15 टनल में ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक की वजह से यहां और तेजी से खतरा बढ़ रहा है। सुरंग में धमाके से घरों में लगातार दरारें आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों में घर स्लोप पर बनते हैं, अगर आपने देखा हो। बुनियाद कमजोर होने से ब्लास्ट के चलते दरार का खतरा और ज्यादा पैदा हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, जोशीमठ पर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके लिए सर्वे की टीम भी गठित की गई, जो दरार पड़ने को लेकर के अब सर्वे करेगी। इस टीम में कौन कौन है, आपको इसकी जानकारी भी हम देते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, साथ ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम भी इसमें मौजूद, इस सर्वे में शामिल। साथ ही IIT रुड़की के कई स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं ताकि विश्लेषण किया जा सके। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की टीम भी इसका हिस्सा बन रही है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी भी यहाँ अपना काम कर रही है। वो लोग, तमाम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसका एक खास हिस्सा है। साथ ही आपको ये भी बताएं, जोशीमठ के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दें। देखिए, गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से जोशीमठ मशहूर है। तकरीबन 6150 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ स्थित है। हिंदू तीर्थयात्रियों का महत्वपूर्ण एक धार्मिक केंद्र जोशीमठ को कहा जाता है। जोशीमठ के लिए आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आदि शंकराचार्य को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जानकारी भी, शंकराचार्य ने यहाँ की थी मठ की स्थापना, जिसके दर्शन के लिए लोग आज भी जाते हैं। साथ ही भगवान बद्री का शीतकालीन घर बताया जाता है। ये शीतकालीन समय में बद्रीनाथ को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। खूबसूरत वादियों से सजा हुआ ये पूरा नगर है, लेकिन इसकी स्थिति अभी बेहद भयावह हो गई है। जोशीमठ से हिमालय बड़ी आसानी से दिख सकता है। अगर आप जोशीमठ गए हो तो आप वहां से हिमालय की खूबसूरती देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा है ओली रोपवे। ओली भी अगर आप गए हो तो आपको इसकी जानकारी होगी। साथ ही भारत तिब्बत सीमा महज यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पहुंचने दुनिया भर के भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने विदेशों में रह रहे भारतीय को उन देशों के भारत का राजदूत बताया। उन्होंने कहा, सभी प्रवासी अपनी माटी को नमन करने आए। इंदौर, स्वच्छता और स्वाद की राजधानी। इंदौर जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इंदौर
जिसे देश का दिल कहा जाता है। इस शहर की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और इस बार इंदौर प्रवासी भारतीय मेहमानों का ठिकाना बना हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में विदेशों में रहने वाले हजारों प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी समेत कई जानी मानी हस्तियां यहां शामिल हुई। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 4 साल बाद हुआ है। यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन में 70 देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 70 देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय इसमें शामिल हुए हैं। सम्मेलन के पहले दिन गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली यहां पहुंचे। इसके अलावा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी यहां पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मैस्करिनहास भी यहां शामिल हुई। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने प्रवासियों को भारत के विकास की पूरी कहानी बता दी। विदेश में भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ेगा, इसका गुरु मंत्र भी दिया। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीयों में कितनी भरी है, इसका जिक्र भी किया। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। कोरोना के कारण प्रवासी भारतीय सम्मेलन 4 साल बाद हो रहा है और प्रधानमंत्री के इंदौर पहुंचते ही इंदौर ने उनका दिल जीत लिया और स्वच्छता के साथ साथ स्वाद का कॉकटेल भी प्रधानमंत्री को भा गया। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत के विकास कार्यों का बखान किया। इस दौरान G20 की अध्यक्षता का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दुनिया भारत के बारे में बताने का अवसर है। पीएम मोदी के सम्मेलन से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं, उसकी जानकारी आपको देते हैं। दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है भारतीय स्किल, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने कहा। साथ ही प्रवासी सम्मेलन में उन्होंने ये भी कहा कि भारत के राष्ट्रदूत हैं विदेश में बसे सभी भारतीय, जिससे हमारे देश का मान बढ़ता है। साथ ही अमृत काल में भारत की वैश्विक दृष्टि को मजबूती मिलेगी। इस सम्मेलन में इसका भी जिक्र पीएम द्वारा किया गया। दुनिया में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास होता है, ये भी पीएम की तरफ से कहा गया। साथ ही G20 की अध्यक्षता दुनिया को भारत के बारे में बताने का एक अवसर है, एक नायाब अवसर है, इसका भी जिक्र पीएम ने कहा। क्योंकि G20 की अध्यक्षता अगले साल से भारत कर रहा है। प्रवासियों के योगदान से सशक्त और समर्थ भारत की आवाज सुनाई देती है। तो तमाम बातें प्रवासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। प्रवासी भारतीयों के योगदान का पूरी दुनिया आकलन करती है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक केस में गहलोत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जेडीए प्रशासन ने इमारत को धराशाही कर दिया। दरअसल तफ्तीश में ये पाया गया कि पेपर लीक गिरोह का सरगना सुरेश ढाका है, जिसके बाद प्रशासन ने उसके अवैध कोचिंग पर बुलडोजर चला दिया। पेपर लीक पर गहलोत सरकार का एक्शन। कोचिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। राजस्थान में पिछले महीने हुए पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत सरकार फुल एक्शन में है। आरोपियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। जयपुर में एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया। कोचिंग की इमारत को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया।
ये कार्रवाई जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की गई। निश्चित रूप से इसका तात्कालिक कारण इस अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का राज्य सरकार की पेपर लीक प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की नीति तात्कालिक प्रकरण है, तात्कालिक कारण है। आधार इसका संपूर्ण बिल्डिंग है। ये 2 आवासीय भूखंडों के ऊपर सेटबैक्स को पूरा करते हुए ही नहीं, रोड सीमा को भी अतिक्रमित करते हुए आवासीय भूखंडों पर बेसमेंट और 5 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का होना मुख्य कारण है इसका। जमींदोज हुए इस कोचिंग सेंटर से ही पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल पेपर लीक मामले पर सूबे की सरकार सख्त है। पेपर लीक पर बड़ी कार्रवाई, पेपर लीक पर गहलोत सरकार सख्त। जांच में सुरेश ढाका का नाम सामने आया। अधिगम नाम से कोचिंग चलाता है सुरेश ढाका। कोचिंग के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इस मामले को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में कोचिंग संचालक और बिल्डिंग मालिक को नोटिस थमाया था। 24 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती के सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। पुलिस इस मामले में फुल एक्शन में है। एक्शन में गहलोत सरकार, 57 लोगों की गिरफ्तारी, 46 परीक्षार्थियों के ताउम्र परीक्षा देने पर रोक। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक कांड को गंभीरता से लेकर चुनावी साल में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए अब अखंड भारत में अगली खबर का रुख करते हैं। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर रडार लगे ड्रोन को तैनात किया है। इस ड्रोन की मदद से आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम करने में सहायता मिलेगी। रडार ड्रोन के जरिए बॉर्डर पर आतंकियों के बनाए सुरंग का पता तुरंत चल जाएगा और समय से पहले हमारे जाबाज कार्रवाई कर तमाम साजिशों को नाकाम कर पाएंगे। आतंकियों की अब खैर नहीं। रडार ड्रोन से घुसपैठियों पर नजर, पाक सीमा पर टेररिस्ट का काम तमाम। पाकिस्तानी सीमा पर आए दिन सुरंग की खबरें आती हैं। सुरंग के जरिए आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं और कई बार कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अब आतंकियों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से अब ऐसा इंतजाम किया गया है जो आतंकियों के लिए काल साबित होगा। दरअसल सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने जम्मू क्षेत्र में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकवादियों के लिए घुसपैठ में इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों की मौजूदगी का पता लगाने को लेकर पहली बार रडार लगे ड्रोन तैनात किए हैं। ड्रोन में लगे रडार के जरिए सुरंग का पता लगाया जाएगा और फिर बीएसएफ के जवान आतंकियों और घुसपैठियों को ढेर कर देंगे। रडार ड्रोन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसने और जम्मू कश्मीर या देश के किसी अन्य जगह पर हमला करने में कामयाब नहीं हो पाए। इन सुरंगों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए भी किया जाता रहा है। बीएसएफ ने 3 साल में करीब 192 किलोमीटर क्षेत्र में 5 सुरंग का पता लगाया। 2020 और 2021 में 2-2 सुरंग का पता चला। 2022 में सीमा सुरक्षा बल ने 1 सुरंग का पता लगाया। सभी सुरंगें जम्मू के इंद्रेश्वर नगर सेक्टर में मिली थी। सुरंग के जरिए सीमा में घुसने की आतंकियों की चाल अब नाकाम हो जाएगी, क्योंकि ड्रोन के जरिए सुरंग का पता लगाने के बाद आतंकी भारत में घुसने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। रडार ड्रोन से सुरंग की मौजूदगी का पता लगेगा। सुरंग की लंबाई मापने के लिए मजबूत रेडियो तरंगों का यूज होता है। रडार की बड़ी खूबियों का खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि नए उपकरण से सुरंग का पता लगाने में सैनिकों को काफी मदद मिलेगी। भारत में घुसने के लिए आतंकी अब चाहे कोई भी रास्ता अपनाए, उनका बॉर्डर पर खात्मा होना तय है। रडार ड्रोन उनके लिए काल बन जाएगा, क्योंकि ड्रोन के जरिए आतंकियों के हर मूवमेंट के बारे में बीएसएफ को तुरंत जानकारी मिल जाएगी।
देखिए, भारत भविष्य में ड्रोन गुरु बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक शो की ओर से जारी रैंकिंग में ये बात सामने आई। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ने इंटरनेशनल इनोवेशन स्कोर कार्ड जारी किया, जिसमें कहा गया कि ड्रोन के क्षेत्र में भारत तेजी से विकास कर रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक शो की ओर से ये रैंकिंग जारी की गई। ड्रोन, डिजिटल संपत्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को ए रैंकिंग मिली है। 2030 का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन बाजार भारत बनेगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान होगा। 2022 में ग्लोबल ड्रोन उद्योग तकरीबन $30 अरब का हुआ। 2.2 अरब डॉलर के साथ भारत की हिस्सेदारी अब तक तकरीबन 7% है। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कुरुक्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। युवक के हाथ काटकर ले गए बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने ये हाथ काटे। बदमाशों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी जानकारी। कुरुक्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। युवक के हाथ काटकर ले गए बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने ये हाथ काटे। बदमाशों की तलाश में लगातार पुलिस की टीम जुटी हुई। आरोपियों की तलाश सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस वक्त की जा रही है। कुरुक्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त आप देख रहे हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं लगातार। आखिर ये वारदात किसने अंजाम दिया, क्यों दिया, इसको लेकर के ये तफ्तीश की जा रही है। संभवतः किसी रेस्टोरेंट का ये वीडियो है। जुगनू लड़का है जो गांव राड़ा का है और 10-12 लड़के जो 2 गाड़ियों में आए और उसके जुगनू के हाथ काट के ले गए हैं। और पता चला है इनकी आपस में गैंगवार है। एक संधू है मुआने का जो उसका भी नाम सामने आया है। एक अंकुश है कमालपुरिया जिसका भी नाम सामने आया है। वाराणसी में गोल्डी मसाले की तरफ से अमृत महोत्सव एवं वितरक महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम का आगाज किया। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में कंपनी के निदेशक आकाश गोयनका भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गोल्डी मसाले की तरफ से लाखों रुपए के पुरस्कार भी बांटे गए। लकी ड्रॉ से पुरस्कारों का वितरण किया गया। गोल्डी मसाले ने वितरकों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। गोल्डी मसाले का आज ये नेशनल मीट का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है और बड़ा ही फेमस लोकेशन जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वाराणसी का, भारत और जापान के सहयोग से जो बना है उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है आज की तारीख में अलग अलग प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के द्वारा भी कार्यक्रमों के लिए। तो गोल्डी मसाले के द्वारा भी ये कार्यक्रम आज वाराणसी में किया जा रहा है और परिवार और गोल्डी मसाले ग्रुप जो है वो वाराणसी के नाम से अछूता नहीं है। गोल्डी मसाले का प्रारंभ अपने बचपन के मित्र भाई गुप्ता के साथ बहुत छोटी पूंजी से अपने पिताजी के आशीर्वाद से हमने किया था, जो कि आज भारत के लगभग सभी प्रांतों में फैल चुका है। हम मसाले, अचार, चाय, गुलाब जामुन में नूडल, सॉसेज, सिवैया, अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह वगैरह के उत्पाद बनाते हैं। हमने इस बात की एक प्रकार से ओठ ली थी कि हम ऐसा कोई भी उत्पादन नहीं बनाएंगे जो शरीर को नुकसान करे।